चलिए हम लोग सोशल पढ़ेंगे। संविधान तो कहाँ से पढ़ेंगे? हाँ आ गया था कल समझ में नहीं? कल का मामला थोड़ा टिपिकल था ना, जैसे जहाँ जहाँ से बताए थे। और शिवानी कही कि सर 15 अगस्त को मनाया जाता है, 26 जनवरी कहाँ से आह्वान हो गया? आह्वान मतलब होता है कि मौखिक तरीके से, मतलब सबके मनोवैज्ञानिक तरीके से मजबूत करना, ठीक कि यह आह्वान कर, तो याद क्लियर हो गया ना। और 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है या झंडा क्यों फहराया जाता है? इसका भी कारण है कि 26 जनवरी 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में ही पहली बार तिरंगा झंडा लहराया गया था। इसीलिए ये इसके लिए कि इसीलिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और अपने आप झंडा फहरा के हम लोग, भारत के लोग, अपने को गणराज्य देश बोले कि हमारा देश गणराज्य हो गया है, मतलब कि लोकतंत्र हो गया है। और ये भी कहें कि सबको आज़ादी का आह्वान कर दिया गया कि सब आप आज़ाद हो गए, लेकिन अभी हुए नहीं थे। ये क्या था? सामने वालों को, अपने दुश्मन को, अपने विपक्षियों को मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए था, ठीक। और वास्तविक रूप से कब सब कुछ हुआ है? हम आज़ाद कब हुए हैं? 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र कब हुआ है हमारा देश? 50 को, ठीक। इसके पहले क्या था? वो व्यवहारिक था, एक तरीके से अनौपचारिक था। चलिए लिखिए आगे, उसी नाम में छोड़े थे। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखो बेटा आप लोग। विश्व के सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान, विस्तृत एवं लिखित संविधान के निर्माण में 2 वर्ष दो वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक। और इसमें एक लाइन हमने आपको दिखाया कि यह है विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये सवाल बहुत पूछता है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना, बता दें समझ लो क्या होगा। अच्छा इसका मतलब जैसे अगर पूछता है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान, ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा भारत का, विश्व का सबसे लंबा भारत का है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। सिर्फ सबसे पुराना और प्राचीन नहीं अमेरिका का होगा। जब इस तरह का भी सवाल आए, अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना एवं प्राचीन संविधान है। क्लियर? और जब आएगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान,
भारत का, विश्व का सबसे लंबा संविधान भारत का, और विश्व का पहला लिखित संविधान भारत का। ठीक, और पुराना में अमेरिका का। कौन? मौखिक नहीं है, लिखित है, लेकिन लिखित वो भी है, लेकिन लिखित उसका छोटा है, समझो आप। जैसे ऐसे समझ लो, मान लो आपने संविधान 22 भाग है, उसके बाद 20 होगा तो छोटा होगा नहीं ना। लिखित में मतलब ये होगा कि लिखित वो भी है, लेकिन लिखित में भी ये सबसे बड़ा है। हो सकता है वहाँ 15 भाग हो, यहाँ 22 भाग है। हो सकता है वहाँ 300 अनुच्छेद हो, यहाँ 444 है। तो अब जब हम लोग अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे तो पता लगेगा वो कितना बड़ा है। आगे लिखिए, संविधान सभा की 166 दिन 166 दिन बैठकें चली थी। और 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान सभा का कार्य समाप्त हो गया। क्लियर हुआ? संविधान सभा का कितना काम था? केवल वो संविधान बनाने की प्रक्रिया को करके क्या हुआ कि सब कुछ जब लागू हो गया तो वो समाप्त कर दिया गया। एक चीज। दूसरा चीज, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी नियुक्ति या इनका चयन, इनका अनुमोदन कैसे हुआ था या किसने किया था? संविधान सभा का, राष्ट्रपति का, या चुनाव जो भी से पूछता है। अभी हम पूछेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कैसे बताएंगे आप? उसको छोड़ के लोग, हाँ, कौन कौन से विभाग लेता है? और चलो पहले यही समझो आप। कैसे नंबर 1, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाई ये सब भूलने वाली चीज नहीं है, ठीक है। ठीक, अब देखो इसको आप अच्छे से समझ लो। ये बार बार आपको आएगा सामने, लेकिन ये जानकारी हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग पहले राष्ट्रपति में छोड़ देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात नहीं कर रहा। उनका चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा ने इनको चुन लिया था, उनके ऊपर यह प्रक्रिया नहीं हुई थी। चूंकि ये सवाल पूछता क्यों है कि बाकी राष्ट्रपतियों का निर्वाचन कैसे होता है? एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। उस मंडल में ये 4 लोग होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब आपको याद रखना है कि जब भी कभी पूछेगा आपको फंसाने के लिए ऐसे पूछ देगा, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, तो क्या वो सही होगा? क्यों? उसमें 2 मनोनीत भी शामिल होंगे।
इसलिए इस शब्द को आपको जरूर पकड़ना है। निर्वाचित को, निर्वाचित का मतलब कि जिसको जनता निर्वाचित करके भेजती है। सेम बात राज्यसभा के लिए भी होता है। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया है? देखिए, ऐसा इसलिए किया गया है कि लोकसभा में 2 को, राज्यसभा में 12 को। राष्ट्रपति क्या करता है? नॉमिनेट करता है उसकी अपनी योग्यता के हिसाब से, मतलब वो जिसको चाहे कर सकता है। मतलब बस ये हो कि संगीत के, खेल के या इस तरीके के जो उनका मतलब योगदान होता है, जैसे कोई क्रिकेटर होता है, कोई फिल्मकार होता है, कोई जो नहीं होते हैं गीतकार, संगीत, जो भी मतलब कला के क्षेत्र में जिनका प्रदर्शन होता है, उनको चुनने मतलब नियुक्त करने, मनोनीत करने में राष्ट्रपति के पास अपना एक विशेषाधिकार होता है। वो जिसको चाहे चुन सकता है। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति इनको चुना है और इनको भी चुना है, तो अगर इनको भी आप इसमें शामिल कर लेंगे उसके निर्वाचन मंडल में, तो ये लोग वोट किसको देंगे? जो उनको चुने हैं। भाई जैसे मान लीजिए कि इस समय राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। मान लीजिए उन्होंने 2 लोग को 12 लोग को इसमें चुन दिया है। अब मान लीजिए कि ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद अगर ये मुर्मू जी फिर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाएंगे, तो ये लोग वोट तो नहीं करेंगे। क्यों भाई? उन्होंने उनको नौकरी दी है, 5 साल उनको वहां बैठाया है। तो इससे क्या होता है कि चुनाव की प्रक्रिया जो होती है संसदीय हो जाती है। जैसे क्या हो जाता है, निष्पक्ष चुनाव की संभावना खत्म हो जाती है। भाई अब ये आप ही 12 जो 14 लोग तो आप ही के हैं, इसका मतलब आपको ही वोट करेंगे। इसलिए कहा गया कि इनको वोट में शामिल नहीं किया जाए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इनको रखा गया है, इसीलिए निर्वाचित सदस्य किया जाता है। विधानसभा में कुल सीटों का 1/6 लोगों को राज्यपाल नॉमिनेट करता है। विधानसभा में 1/6 राज्यपाल, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति करता है वैसे यहाँ पे राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति इनको कर रहा है। मतलब अगर 100 सीट है तो 6 लोग, ठीक, तो इनको कर रहा है। तो अगर राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त किया है, राज्यपाल इनको नियुक्त किया है, तो ये लोग किसको वोट करेंगे? राष्ट्रपति को ही करेंगे। तो यहाँ भी मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए देखिए, निर्वाचित सदस्य आप जरूर पकड़िएगा। कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव की बात आए तो आपको ये शब्द जरूर पकड़ना है। ठीक, इतना क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में इन 4 लोगों को शामिल किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के, विधानसभा के, संघ राज्य। अच्छा देखिए, संघ राज्य मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझ आ रहा है? प्राची बताओ इसका मतलब क्या होगा? यहाँ तक तो ठीक है, इसका क्या मतलब है? अब बताओ, तुम पढ़ भी रही हो, पढ़ भी चुकी हो, अगर तुमको इसका मतलब नहीं समझ आ रहा है तो पूछना चाहिए ना सर, चौथा क्या है? सर, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। हाँ, जो संघ राज्य के, तो मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश पे हर जगह विधानसभा तो है नहीं, कहाँ कहाँ है? कहाँ है? बताओ फिर बता रहे हैं। चलो, दिल्ली में है, पांडिचेरी में है, और कहाँ है? मतलब पांडिचेरी मतलब, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर। जब से संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं प्राची? 9 7 से 9 हुआ, 9 से 8 हुआ। वर्तमान समय में 8 और 28, पहले 29 और 7 था, फिर 29 और 9 हुआ, मतलब 28 और 9 हुआ। चूंकि जम्मू कश्मीर चला गया, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य खत्म हुआ तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कौन कौन? जम्मू और क्या क्या बना है? जम्मू के साथ और कौन है? लद्दाख। ठीक, लद्दाख। जम्मू राज्य में 2 क्षेत्र हुए, मतलब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, या केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, और उसी में 2 केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, एक जम्मू और एक लद्दाख। इसीलिए 7 से 9 हो गया। फिर क्या हुआ, इधर दमन द्वीप जो था और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को एक कर दिया गया।
फिर कितना हो गया 8, तो प्रेजेंट टाइम में 8 है। और अगर हम विधानसभा की बात करें तो 3 केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र में 3 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है, और आपका पांडिचेरी में है, और दिल्ली में है। ठीक, ये उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया जाता है कि जैसे होता है कि कुछ राज्य छोटे होते हैं और उनके जो प्रशासन की चीज़ें होती हैं महत्वपूर्ण शहर होता है, तो सरकार क्या करती है, उसको आधा पावर अपने हाथ में लेती है। जैसे समझिए कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में आप देखेंगे कानून व्यवस्था और वित्त और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका हक और अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, मतलब केंद्र सरकार के पास है, और कुछ हिस्सा जो है राज्य के पास है। तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिससे कि उनका विकास किया जाए, उनको जो डैमेज ना होने पाए कंट्रोल किया जाए, उसकी व्यवस्था केंद्र सरकार खुद करती है। सोचो जम्मू कश्मीर क्या था, राज्य था, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना। क्यों बना दिया गया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत पिछड़ापन था, उसका विकास नहीं हो पा रहा था। तो चूँकि वहाँ की जो सरकार थी एक तरफा थी, तो अब इसको क्या हुआ कि अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मतलब कि भारत सरकार मिलकर उसका विकास करेंगे। मतलब कि जो क्षेत्र या राज्य संवेदनशील होता है, पिछड़ा होता है, गरीब होता है, ग्रसित होता है, विपत्ति में रहता है, तो उसका भाई ऐसे समझ लो ना, किसी का पालन पोषण एक व्यक्ति कर रहा हो, तब भी अगर उसका पेट न भर रहा हो या सारी आवश्यकता उसकी पूरी ना हो रही हो, एक लोग और उसे पीछे लग जाएंगे कि चलो हम भी ऐसा काम करते हैं, कुछ आप करो कुछ हम करें। तो इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। महत्वपूर्ण चीज़ें या महत्वपूर्ण विभाग केंद्र सरकार के हाथ में रहता है। अब वो डिपेंड करता है कि जरूरी नहीं है कि अगर दिल्ली की पुलिस व्यवस्था केंद्र के पास है तो चंडीगढ़ की भी होगी। ठीक, तो वो डिपेंड होता है कि आधा आधा जो क्षेत्र होता है, जो एक तरीके से विभाग होते हैं, उनको बांट दिया जाता है कि इसका काम हम देखेंगे, मतलब दिल्ली सरकार देखेगी, भारत सरकार देखेगी, और आधे का काम राज्य सरकार देखेगी। तो दोनों मिलकर उसका विकास करते हैं। जम्मू कश्मीर को इसीलिए तो राज्य का दर्जा हटा दिया गया ना, कि वहाँ पे भाई चूंकि वो पाकिस्तान से सटा हुआ है, हमेशा आतंकवादी चीज़ें वहीं पर होती हैं, तो वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा था, वहाँ लोगों को डर बना था। तो इस तरीके की स्थिति थी, तो सरकार ने कहा कि काम करते हैं, इसको राज्य से हटा देते हैं। राज्य से हटा करके इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक श्रीनगर, एक लद्दाख। जो श्रीनगर वाला मामला है वह ज़्यादा जनसंख्या वहाँ रहती है, लेकिन वहाँ हमेशा बर्फ पड़ा रहता है। भाई ऊपर का जो भारत का नक्शा आप देखेंगे तो जो सबसे ऊपर का एरिया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर। और वहाँ पे हमेशा आप देखेंगे कि बर्फ़ की परतें आपको पाई जाती हैं, 12 महीना। अभी ठंडी में जब हम लोग 1-2 कंबल में काम करते हैं, तो हमारे यहाँ का जब टेम्परेचर 12, 10, 5 इस तरह रहता है, वहाँ का 0, 20 मतलब -20, -15 इतना रहता है। तो मतलब क्योंकि जो वहाँ के सैनिक जो अपनी नौकरी करते हैं, इतने बर्फ़ में खड़े हुए करते हैं, मतलब लेकिन उनको इस काम से पहनाया जाता है, बर्फ़ ऊपर से गिरता रहता है, सब कुछ है, लेकिन ठीक है, वो एक अलग की बात हो गई। जो लद्दाख वाली एरिया है वो बिल्कुल वीरान टाइप की एरिया है। वीरान मतलब बिल्कुल जैसे अनुपजाऊ, जैसे बकरी पालना और भेड़ बकरी, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या कहते हैं, और उसको जो जंगली कुत्ते उत्ते ये वहाँ पाए जाते हैं। मतलब कि वो एरिया बिल्कुल क्या है, जैसे रेगिस्तान टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन रेगिस्तान में क्या है, घास भी नहीं पाई जाती है। वहाँ पे क्या है, घास जंगल आपको मिलेंगे, लेकिन रहने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो ये जो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि आतंकवादी घटनाएं आप देखेंगे। अच्छा, जम्मू कश्मीर जैसे ये आप देख लो, ये आपका भारत वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर हो गया, तो ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू हो गया, ये पूरा क्या आपका लद्दाख हो गया, ठीक। अब ये पाकिस्तान इधर है, तो अब होता क्या है कि हमारे सैनिक यहाँ नीचे पड़ जाते हैं, पाकिस्तान वाले ऊपर से आते हैं। भाई अगर आपको ऐसे बंदूक चलाना हो,
ठीक, अब वो क्या करेगा, जब तक उसकी मुंडी नहीं देखेगी आप मार नहीं पाओगे, वो क्या करेगा, हल्का सी मुंडी बाहर करके आपको नीचे से मार देगा ना। फिर भी यहाँ पे जितनी बार भी आज तक लड़ाई हुई है या इनका यही रहता है कि यहाँ के लोगों को आतंक से डराया जाए ताकि बाहरी लोग यहाँ पे ना आने पाए। अभी हुआ ना ये घटना हुई थी, कहाँ पे, पुलवामा में हुआ था, अभी कहाँ पे हुआ था, तो 4-5 लोग को सब मारे थे, पुलवामा में तो था ना। सिंदूर ऑपरेशन बाद में यहाँ से चला ना। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आप समझो कि चूंकि यह संवेदनशील क्षेत्र है या राज्य है, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र का भी हिस्सा दे दिया गया, इसीलिए इसको केंद्र शासित कहा जाता है या संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। संघ का मतलब ही केंद्र होता है, मतलब केंद्र मतलब भारत, तो चाहे भारत शासित राज्य कह सकते हो, संघ राज्य क्षेत्र कह सकते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं। क्लियर हो गया ये? अब हेडिंग कर लिया सर, इतने लोग भी रहते हैं, इतने लोग रहते हैं किसमें? राष्ट्रपति चुनाव। हाँ बताया तो ना, अभी कुछ बचा है क्या? हमने बताया कि इनका एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। अरे इतने लोग मतलब 4 लोग थोड़ी हुए, हाँ मतलब बहुत सारे लोग हैं भाई। देखो अब इसमें लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, सीटों की संख्या 552, ठीक है। चुनाव कितने में होता है, ठीक, 238, इतना तो क्लियर है। अब कितने राज्य हैं, 28 28 राज्यों में अगर आप विधानसभा सीटों की संख्या देखो कितना हो जाएगा, कई हजार हो जाएगा भाई। 403 तो अपने यहाँ है, 248 वहाँ का है, 43 है बिहार का है, उतना ही लगभग आंध्र प्रदेश का है। तो आप जो की घटाओगे तो मुझे लगता है कि 2-3 हजार हो जाएगी विधानसभा में। और अगर 3 विधानसभा यहाँ है तो मान लो अगर हम मोटी मोटाई 3,000 मान लेते हैं, ठीक है, और इनको मान लेते हैं 3 विधानसभा है तो लगभग 500 मान लो, 500 ज़्यादा हो जाएगा, 500 नहीं, 200, ठीक। अब ये हम जो राष्ट्रपति आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी आप इतना ही जानो। एक एक वोट की कीमत होती है, जैसे लोकसभा के, जैसे कोई वोट दिया, मान लो कि कोई व्यक्ति लोकसभा का है, ठीक है, वह एक वोट देगा तो उसके वोट की गणना होगी लगभग 1000। हाँ ये समझो आप, राज्यसभा का कोई व्यक्ति अगर वोट दे रहा है, एक वोट, मान लो एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको, और इसका हो गया 700, और मान लो कोई विधानसभा का दे रहा है तो मान लो हो गया इसका 300, और ये दे रहा है तो हो गया कितना, 200। तो एक व्यक्ति वोट करता है तो उसकी वोटों की कीमत या वैल्यू कितनी हो जाती है, 1000। और कोई राज्यसभा का देता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 700। ये ऐसा बनाया गया है ताकि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्यों के वोट का जो मत हो लगभग बराबर हो जाए। भाई यहाँ पे 3000 लोग वोट कर रहे हैं और यहाँ पे 500 लोग वोट कर रहे हैं, तो मान लो अगर एक व्यक्ति को, सोचो जैसे मुर्मू की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर मान लीजिए उनको लोकसभा के और राज्यसभा के 7 लोग वोट कर दिए तो कितना हो जाएगा, 507, मान लीजिए मोटी मोटा 800, ठीक। और बाकी दूसरे को खाली यही नहीं कर दिया तो कितना हो जाएगा, 3000, जीत गया। इसलिए सदन के हिसाब से वोटों की वैल्यू निकाली जाती है। कोई लोकसभा का व्यक्ति है तो उसके वोटों की कीमत कितनी मानी जाएगी, अगर वो एक वोट किया है, एक मतलब लमसम बता रहा हूँ आपको, वो एक वोट दिया है तो 500 गिना जाएगा। इसीलिए ना कि ये हमें क्या करना है, हमें एकदम इक्वल में ले आना है, सारे सदस्यों का वोट का जो मानक होगा हमें बराबर ले आना है भाई। हमने क्या किया, तभी तो हुआ ना कि जब ये वोट की कीमत, जैसे मान लो कि 500 वोट की कीमत अगर हम कर दें, मान लीजिए ऐसे समझो आप, अगर 500 मानते हैं उसको हम, 500 की वोट की कीमत है, एक वोट की कीमत है,
तो 500 ही हुआ, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब बराबर तो हो नहीं रहा है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इसको गुणे 6 करते हैं, ठीक, और इसको गुणे 1 करते हैं, अभी कितना हो जाएगा, हुआ। अब क्या हुआ, वोट की वैल्यू बराबर होगी। आप वोट करोगे या विधानसभा का सदस्य वोट करेगा तो कितना गिना जाएगा, 1। लोकसभा का एक व्यक्ति करेगा तो कितना गिना जाएगा, 6। ऐसा समझ में, वोट को लेवल में ले आने के लिए, वोट की कीमत को बराबर ले आने के लिए, भाई जितने प्रदेश हैं, हो सकता है कि आप ऐसे समझो, मान लो इसमें बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मान लीजिए कि लगभग 28 राज्यों में 20 राज्य में अगर इनके क्या कहते हैं कि अगर सरकार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कांग्रेस बाहर है और 20 राज्यों में कांग्रेस सरकार होगी, और राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट होता है वो अमूमन सत्ता पक्ष का होता है। और अगर बीजेपी की सरकार ने किसी को वोट राष्ट्रपति का दे दिया टिकट, तो ये क्या कहेगा, 20 राज्य के जो विधानसभा के लोग हैं कांग्रेस के, उसको वोट नहीं देना है, जो विपक्ष में मैं खड़ा किया हूँ उसको वोट देना है, ठीक। तो अब इसके वोटों की जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, 3000। चलो हम इसको 2000 मानते हैं, चूंकि ये 20,000 की बात कर रहा है, ठीक। अब ये क्या करेगा, पता लगा प्रधानमंत्री खड़ा करा दिए किसी को, वो पा गए कितना वोट, 5 2 7 फिर 800, ये कितना जोड़ा दिया, कौन जीतेगा, विपक्ष वाला जीतेगा। तो कहा जाता है नहीं, ऐसे नहीं करना है, वोटों की कीमत बराबर होनी चाहिए। 500, अगर 3000 विधानसभा की सीट हो रही है और लोकसभा की 500 हो रही है, तो हमको ऐसा करना है कि इसकी कीमत भी लगभग 3000 के बराबर है। तो एक व्यक्ति वोट करेगा तो उसको कितना गिना जाएगा, 6, और एक विधायक वोट करेगा, 1 का 1। हुआ क्लियर। ये इसका एक सूत्र होता है जो हम आपको राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, तो उस समय हम बताएंगे कैसे होता है। चलिए हेडिंग डालिए। संविधान निर्माण में समितियां एवं उनके अध्यक्ष देखिए, प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा झंडा समिति, JB कृपलानी। तीसरा अल्पसंख्यक परामर्श समिति, सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति, सरदार पटेल। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये बहुत पूछता है, झंडा बहुत पूछता है, तो संचालन बहुत पूछता है। 3 शक्तियां इसमें पूछती हैं। हो गया। अब हेडिंग डालिए प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम। प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम। नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कोष्ठक में कर लीजिए, अध्यक्ष। दूसरा गोपाल स्वामी आयंकर। अगला कृष्ण स्वामी आयंकर। के मुंशी। सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। एन माधवराव। बीपी खेतान। और टी कृष्णाचार्य। हो गया। सर इसमें से एक लोग मतलब मैं बैठे उनके स्थान पे कोई और आया। हाँ बता रहा हूँ। ये तो माधवराव, ठीक है। इसमें 2 लोग बने हुए हैं। एन माधवराव का जो नाम है ये अपने मित्र की जगह पे आए थे। जब उनका नॉमिनेशन किया गया, उनका नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो अभी नाम उनका हुआ था शामिल, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु हो गई तो उनके मित्र एन माधवराव को आपको इसमें ध्यान कर देना ही चाहिए। ये क्लियर हुआ? ये बहुत डीपी खेतान, टी कृष्णाचार्य, हाँ टी कृष्णाचार्य। देखो आपको यहाँ से सवाल कैसे पूछता है, ये तो बात हो गई। इसमें पूछता है कि जो 2 सदस्यों का नाम पूछता है, ये दोनों भाई हैं। 2 तो यहीं क्लियर हो गए, गोपाल स्वामी आयंकर और कृष्ण स्वामी आयंकर, ये दोनों भाई हैं। एक तो आयंकर का पूछता है, ज्यादातर यही पूछता है कि आयंकर का और उनका के मुंशी का। और कभी कभी मुस्लिम पूछ लेता है कि देखो कहीं न कहीं हमने बताया था ना कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है तो प्रतिनिधित्व में एक आध लोग को शामिल किया जाता है। और अगर मुस्लिम को पूछता है कि प्रारूप समिति में कौन सा सदस्य था जो मुस्लिम था, या मुस्लिम सदस्य कौन था, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप सादुल्लाह याद करना, केवल सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एक चीज। दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या
7 थी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो आपको याद रखना है कि सदस्यों की संख्या 6 ही है, अध्यक्ष को लेकर के 7 है। मतलब समझो आप मेरी बात, 7 नाम हम लोगों ने लिखवा दिया, एक अध्यक्ष हो गए और 6 सदस्य हो गए। हम लोग लिखते पढ़ते क्या है, हम लोग पढ़ते हैं कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है, 7, और उसके अध्यक्ष कौन है, तो कितना हो गया, 8 हो गया ना। मतलब जो लिखा जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कितना हुआ, सदस्यों की संख्या हम लोग पढ़ते हैं 7 और अध्यक्ष को अलग से बोलते हैं, तो 8 हो गया। लेकिन आपको भले वो ये लिखा जा रहा बोला जाएगा, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सदस्यों ये भी सदस्य माने जाएंगे, वही सदस्य ये भी हैं, लेकिन उसी सदस्यों में इनको अध्यक्ष बना दिया गया। तो दोनों बातें सही है। मतलब ये कंफ्यूजन आपको न रहे कि सदस्यों की संख्या 7 है और एक अध्यक्ष अलग से है, ये नहीं है, उसी 7 सदस्य में ही एक लोग को अध्यक्ष बनाया गया है। तो इतना आप दिमाग रखिएगा। और कभी कभी पूछता है, आप उन लोग में बीटीसी में एक बार पूछा था, आयंकर के बारे में पूछा था कि प्रारूप समिति का सदस्य कौन है और नहीं, इस तरीके से पूछा था। तो ये गोपाल स्वामी आयंकर वाला पूछा था और अध्यक्ष हो गए। ठीक, सर ये 2 लोगों का नाम इसलिए किया है, कभी कभी जब प्रारूप समिति मान लो बना दी, जो नीचे की बात कर रहा हूँ ना भाई, इनकी बात हमने कर दिया कि इनके मित्र का नाम आया था और जो समिति का गठन नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके मित्र को नॉमिनेट कर दिया गया। यहाँ की बात बीपी खेतान की बीच में जाकर मृत्यु होती है या इनको हटा दिया जाता है। भाई देखो होता क्या, जैसे मान लो कि हम लोगों ने पढ़ा अभी ना कि 47 में इसका गठन हुआ और 48 में इसने अपनी रिपोर्ट लगाई, तो 1 साल 12 महीना 8 महीना 7 महीना काम चलेगा ना। मान लो 2 साल 2 महीना तक इन्होंने काम किया, बाद में इनको किसी कारण से हटा दिया गया हो या ये खुद हट गए हो, तो इनकी जगह पर इनका नाम है, किसका, टी कृष्णाचार्य। तो आप याद रखना कि जो टी कृष्णाचार्य है, इनका नाम जैसे मान लो बहुत घुस से पूछेगा, अगर उसको लगेगा नहीं केवलापति वाले बहुत अच्छा संविधान पढ़ लिए हैं, इनको हमको फंसाना है, तो वो क्या पूछ देगा, बताओ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम प्रारूप समिति में सबसे बाद में जोड़ा गया। ठीक है, ऐसा दुश्मनी नहीं निकालेगा, लेकिन आप जानते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें कंफ्यूजन है आपको, देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि उसमें से सवाल कैसे बनाएगा, कैसे खोजेगा। अध्यक्ष को आपको याद रहेगा। और एक चीज और याद रखना, इस प्रारूप समिति को प्रारूपण नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रारूपण। कौन सा, हाँ तो हिंदी इसका हो गया, लिखित में तो 2 कहा जाता है, मसौदा तो कभी सामने आया नहीं, प्रारूप मसौदा नहीं कहा जाता है, मुझे नहीं पता है मसौदा। ठीक, तो आप प्रारूप और प्रारूपण, ठीक है, ये ज्यादातर सब यही चलता है, प्रारूप। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये अध्यक्ष हैं, ये लोग सदस्य हैं, और सदस्यों में 3-4 नाम आप रखिएगा, एक मुस्लिम का, ये 2 भाई हैं, और एक आप याद कर सकती हो कि इनका नाम सबसे बाद में रखा गया है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। हेडिंग डालिए, संविधान के स्रोत। प्राची तुम लिख तो लेती हो, लेकिन तुमको बोलने मतलब बताने में दिक्कत होती है, और ये दिक्कत कैसे दूर होगी, घर में कुछ चिल्ला चिल्ला के पढ़ा करो, जब सब सो जाए तो तुमको जोर जोर से पढ़ा करो। इससे 2-1 दिन लोग सोचेंगे कि क्या हो गई, कोई क्या बात है, कोई दिक्कत है, 2 दिन के बाद लोग जान जाएंगे क्या हो रहा है, प्राची पढ़ रही है। तो अब लोग कहेंगे भाई नींद क्यों खराब कर रही है, तो नींद जिसको सोना है उसी नींद खराब हो रही है, तो लोग पढ़ाई कर रही है। तो जब बोल के पढ़ोगे तो बताने में आसान है। जैसे होता क्या है, आप समझिए कि कभी कभी होता है कि हमें ज्ञान बहुत रहता है, लगता है सब आ रहा है, लेकिन जब बोलना होता है, बताना होता है, तो हम बोल आउट नहीं कर
कुछ लोग की ये कमियां होती हैं, ये धीरे धीरे सुधर जाती है। इसको सुधारने का सबसे बढ़िया यही तरीका है, बोल के पढ़ो, सस्वर वाचन करो, ठीक है। मौन वाचन करोगे तो दिक्कत है, मौन वाचन कर फिर मौन ही रहोगे जैसे, ठीक। अगर क्लियर बोलना है, बताना है, तो आप सस्वर वाचन करो। और तो इससे क्या रहेगा ना, बोलने की आपकी हैबिट बन जाएगी। मुझे पता था कि तुमको आ रहा है, लेकिन तुम केवल बोल नहीं पा रहे थे। तो लिखने में दिक्कत नहीं है, आने में दिक्कत नहीं, लेकिन बोलना भी जरूरी है। अगर भाई ये बताओ, अब हर जगह कोई आपसे लिखवा के तो लेगा नहीं। अब जैसे आप यहाँ पढ़ रही हो, अगर हम आपसे कुछ पूछेंगे तो तुम कहोगे सर हम बोलेंगे नहीं, लिख के बताएं। तो बोलना भी जरूरी है। तो बोलने के लिए सबसे बेहतर यही है कि आप सस्वर वाचन करो। चलिए, स्रोत में हम लोग देखिए समझ लीजिए, पहले हेडिंग क्या है, संविधान के स्रोत। इसमें हम लोग को पढ़ना ये कि हमने आपको बताया कि जब हमारा संविधान बनाया जाने लगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि आपको एक संविधान बनाना है, क्योंकि उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति वही थे, योग्य भी थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि उन्होंने अपनी लगभग बहुत सारी पढ़ाई विदेशों में ही पूरा की थी। तो पढ़ाई के संदर्भ में उन लोगों को कई देशों में रहे, वहाँ के नियम कानून तौर तरीके को उन्होंने सीखा था, जाना था, तो इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई। तो जब उनको जिम्मेदारी मिली तो उनको संविधान बनाना था, तो उन्होंने क्या किया कि हर देश से, भाई हमारे संविधान जिस हमने बताया ना कि उद्देश्य प्रस्ताव जब पास किया गया, पेश किया गया, तो उसमें ये कहा गया कि हमारे संविधान में क्या क्या रहेगा, ये इनको बता दिया गया अम्बेडकर जी को। तो अब इनका काम ये था कि नागरिकता रखना है, मूल अधिकार रखना है, तो रखना कैसे है, इसमें क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो ये क्या किए, बाकी देशों से, जैसे आपको एक छोटी बात बताएं, जो 100 नंबर हमारे यहाँ चली, 100 नंबर पुलिस की जो व्यवस्था थी, जो हम आप फोन करते हैं 10 मिनट में पुलिस आ जाती है, तो ये कहाँ की व्यवस्था है, ये अमेरिका की व्यवस्था है। अखिलेश यादव जब वहाँ पढ़ने गए थे तो यह व्यवस्था वहाँ पहले से थी, हम लोग फिल्मों में देखते थे। तो जब ये हमें सीएम बने तो इन्होंने कहा कि हमें इस 100 नंबर को अपने देश में लाना है, चलाना है। तो यहाँ से उन्होंने अपने 5-7 अच्छे अधिकारियों को, अच्छे अफसर को, मतलब जो कि योग्य थे, IAS और PC, मतलब IPS रैंक के, जो कि IT वगैरह की जानकार थे, उनकी एक टीम बनाई, भेजी कि आप जाइए अमेरिका, वहाँ से इसकी जो टेक्नोलॉजी है वह लेके आइए। तो यहाँ के लोग, यहाँ की उनकी टीम अमेरिका गई, वहाँ ये टेक्नोलॉजी कि 100 नंबर कैसे चलता है, कैसे 10 मिनट पुलिस पहुँच जाती है, क्या व्यवस्था है, सारी चीज़ सीख कर आए, तब जाके आपके यूपी ये लागू होगा। ठीक, सेम वही चीज़ आप सोच लीजिए कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो अम्बेडकर जी ने क्या किया कि मूल अधिकार के नियम तौर तरीकों को अमेरिका के संविधान से ले लिया। जैसे वहाँ मूल अधिकार की रक्षा होती है, जैसे वहाँ मूल अधिकार होता है, वैसे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर लागू कर दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से इन्होंने इसको ले लिया। तो इस तरीके से कई देशों से उधार ले करके हमारा संविधान बना। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकती हो कि अगर आपको घर बनाना हो, आपके पास पैसा ना हो, तो थोड़ा इनसे, थोड़ा उनसे, थोड़ा उनसे घर आपको बन जाएगा। घर आपको बन जाएगा तो फिर भाई एक बार घर बन गया तो काम हो गया। तो संविधान एक बार जब उधार ले लेकर के बन गया, चीज़ें आप देखे होंगे कि हमने आपको पढ़ाया है कि कभी कभी कुछ संविधान ऐसे होते हैं जो प्रभावहीन हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। तो उनको क्या कर दिया जाता है, संविधान से निरसित कर दिया जाता है, मतलब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, निकाल दिया जाता है। और कुछ को समय के साथ संशोधन करके जोड़ दिया जाता है। इसीलिए जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, 395। अभी कितनी है, अभी और भी हो गया होगा 444। तो मतलब ये अनुच्छेद घटते बढ़ते रहते हैं। 395 से हो सकता है 10 समाप्त कर दिए गए हैं। भाई आज हमारा संविधान लगभग 70 साल हो गया तब का बना हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें 70 साल पहले जरूरी नहीं हो, आज उनका महत्व खत्म हो गया हो। जैसे मान लीजिए कि अभी आप सोचिए
कि पोस्ट ऑफिस पहले जो पत्र आता था, लेटर जिसको हम लोग कहते हैं, चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से आती थी, वही एकमात्र सहारा था जन सूचना का, सूचना आदान प्रदान करने का वही एक सहारा था। हम लोग चिट्ठी भेजते थे, चिट्ठी आती थी, भेजते थे 1 महीना पहले आती थी, 2 महीना हुआ ना, तो लेकिन वही बहुत था। जब चिट्ठी आती थी तो ये होता था पहले पढ़ने वाला खोजा जाए, पढ़ेगा कौन, और पढ़ने वाला अगर आ गया तो लोग बैठ के सुनते थे, लोग बैठ के सुनते थे कि क्या लिखा है। हमारे यहाँ पहले की बात है और हम छोटे थे उसमें, तो अरे सन 2000 पहले की बात है भाई, तब भी सबके पास मोबाइल हुई था। तो यहाँ से चिट्ठी लिख भेजा गया, क्या हाँ इसको जरा स्किप का तो यहाँ से वो क्या किया, चिट्ठी लिखा, यहाँ पे गाँव में झगड़ा हुआ तो उसकी माँ को पड़ोसी मारा था, और मतलब जिसकी माँ को मारा था उसका नाम था, मतलब लिखना था कि जवाहिर की माँ को कोई मारा, ठीक। और चिट्ठी में लिख क्या दिया, इस पे आगे मात्रा लगा जवा को हटा दिया, हीरा की माँ को फलाने ने मारा, नहीं समझ। चिट्ठी में लिखना था कि जवाहिर मतलब अपने इसके पिताजी बॉम्बे रहते थे, तो यहाँ से कोई दूसरे मतलब महिला यहाँ पे थी, तो वह किसी से चिट्ठी लिखवा रही थी कि जवाहिर की माँ को या मारा। लिखने वाला क्या कर दिया, जवाब नहीं लिखा या नहीं आ रहा होगा लिखने, जवाहिर की जगह पे हीरा लिख दिया, हीरा की माँ को इन्होंने मारा। अब मजे की बात ये थी कि जवाहिर के पिता भी बॉम्बे रहते थे और हीरा के पिता भी बॉम्बे रहते थे, ठीक। ये सच्ची घटना बता रहा है। दोनों एक भाई पहले ऐसे तो ना एक कमरे में 3 लोग 4 लोग 5 लोग रहते थे। अब वहाँ चिट्ठी पहुंची, पढ़ा गया हाल चाल को, पता लगा लिखा कि हीरा की माँ को इन्होंने मारा। अब हीरा के पिताजी गाड़ी पकड़ लिए, मारे किसको है, जवाहिर, ठीक। अब यहाँ पे आए तो मामला भाई होता नहीं कि भाई आदमी अगर गुस्से में आया है तो पहले तो वही काम करेगा, पहुँचते ही पहले झगड़ा ही करना है, कैसे मारा। आने के बाद पता लगा नहीं हीरा की माँ को, तो ये हुआ। उस समय चिट्ठी का कितना महत्व था। तो पोस्ट ऑफिस के भी एक तौर तरीके थे, कानून था, संविधान में हर्षित था। अभी आप 2 महीना पहले अगर पढ़े होंगे तो दिया था कि जो ये पोस्टमैन वो का पद क्या है, खत्म कर दिया, मतलब कि अब पोस्ट से कोई चीज़ आपके पास नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि ये तो समाधान हो गया। तो हमारा तो बताने का मतलब है कि 70 साल पहले पोस्ट का या मतलब चिट्ठी का, पत्र का कितना महत्व था, उस हिसाब से संविधान में उसके लिए व्यवस्था बनाई गई रही होगी, अच्छे से वर्णित किया गया रहा होगा। आज वो क्या हो गया है, प्रवाहीन हो गया है, उसको निकाल दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही होंगी जो उस समय इसमें शामिल की गई होंगी, लेकिन आज खत्म हो गई। और आज जो जरूरी की चीज़ें हैं उसमें जोड़ दी गई है, जैसे महिला बिल, 3 तलाक, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें में जोड़ा गया है ना। तो कुल मिलाकर के फिर वही बात आ गई ना, अब कोई पता नहीं जवाहिर की माँ को बुलाया कि हीरा की माँ को बुला सकते। चलो यहाँ पे इन लोग का सुनते सुनते मतलब देखो होता क्या है कि जहाँ आप रहते हैं आपके नेचर में वो चीज़ आने लगती है। कभी कभी इस तरह की आवाज़ हम लोग भी निकाल देते हैं फ़ोन पे बतियाते समय, या मतलब लगता है
तो फिर जैसे बोलते फिर स्लो, नहीं ठीक नहीं है। तो यहाँ इतना तेज लोग बोलते हैं, और सोचो कितना छोटा सा काम था, सब लोग खबरा गए, क्या हो गया, समझ में आया? तो चलो संविधान के स्रोत में हम लोग समझ आ रहे हैं उसमें क्या लिखना पड़ना है कि हमारे संविधान में जितने भाग हैं, अनुच्छेद हैं, कुछ चीज़ों को कहाँ से लिया गया, विदेशों से लिया गया है, उसी को हमको इसमें पढ़ना है। देखिए भारतीय संविधान का लेखन, भारतीय संविधान का लेखन स्वतंत्र रूप से नए सिरे से नहीं किया गया है, नए सिरे से नहीं किया गया है। बल्कि संविधान निर्माताओं ने, बल्कि संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों से सीखकर, संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग से सीखकर या दूसरे देशों से ग्रहण लेकर, ग्रहण करके, ऐसे देखो, या दूसरे देशों से ग्रहण करके अथवा उधार लेके, अथवा उधार लेके अपने संविधान का निर्माण किया गया है, अपने संविधान का निर्माण किया गया है। नंबर 1 लिखिए, ब्रिटेन। देखिए जो जरूरी वही मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए ब्रिटेन से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, कानून का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और निर्वाचन, और निर्वाचन। दूसरा लिखिए अमेरिका। अमेरिका से लिख लीजिए मूल अधिकार, मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात,